बाद में हो जाएगा बात। नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं पैनल पे वो है दंडी स्वामी जी, ब्रह्मदत्त पुरी जी आए हुए हैं। ये प्रयागराज से जुड़े हैं हमारे साथ। दंडी स्वामी जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं और गौ गंगा गीता रक्षा मंच के भी स्थापक हैं। ब्रह्मदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरे मेरे साथ जुड़े हुए हैं दीपक स्वास्थ्य जी जुड़े हुए हैं मथुरा से, और ये वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत अपनी पत्रकारिता में इनकी धाक है, और मथुरा से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। राधे राधे सभी को। एक हमारे साथ अभी और जुड़ रहे हैं, वो आगे हैं पैनल में, वो है मिस्टर कल्याण जी। मिस्टर कल्याण जी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से। कांग्रेस जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। तो आज का जो मुद्दा है वो है कश्मीरी पंडितों का क्या हाल है इस समय कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में आजादी तो मिल गई है, 370 को भी दे दिया गया है कश्मीर में आजादी हिंद के लिए, लेकिन कश्मीरों में आज भी कश्मीरी पंडित वहां जाते हुए डरता है। कश्मीरी पंडित का पुनर्व्यास भी लोगों ने, प्रधानमंत्री ने सोचा कि करे, लेकिन आज का जो पंडित है वहां पे, उनका वो बुरा हाल करके वहां से निकाला गया था कश्मीरों से, वो कश्मीर में आज भी नहीं जा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। पहले कल्याण जी आप बताइए, कश्मीरी पंडितों को कौन से सन में निकाला गया? नमस्कार जी। देखिए, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, इसके लिए मैं आपको आभारी हूँ कि आपके चैनल ने इसको उठाया। बेसिकली इसको समझने के लिए तो करीब 30-35 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1989 का मामला है, उसमें यहाँ पर जो है कश्मीर में जो JKLF, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो उसके साथ कुछ मुजाहिदीन जो हिजबुल मुजाहिदीन के नाम से जाने गए थे, वहाँ पर के साथ मिलकर, पाकिस्तान मिलिट्री के साथ मिलकर वहाँ पर यह है कि टेरर कर रखा था और टारगेट किलिंग करते थे और एक विशेष समुदाय को टारगेट करते थे। तो ये बहुत बुरा दौर था, और इसी दौर में हमारी जो पार्टी पॉलिटिक्स थी वो बहुत गंदी हो गई थी, क्योंकि हमारे विपक्षी लोग जो है इसका भरपूर फायदा उठाते थे। हमारे इस तरह की स्थितियाँ कर दी थी जैसे गृह युद्ध होने वाला है, क्योंकि 1989 में वहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट रही है वो, जो मुख्यमंत्री रहे वो रहे फारूक अब्दुल्ला। वहाँ पर लास्ट मुख्यमंत्री थे, और उन्हीं के टाइम पे समुदाय का बहुत ज्यादा वर्चस्व हो गया था। दूसरे समुदाय को आए दिन टारगेट करके वो वहाँ से पलायन करवाने के लिए काम कर रहे थे, और हमारी गवर्नमेंट जो विपक्षी गवर्नमेंट है उसमें तालमेल नहीं था। सेंटर में जो गवर्नमेंट जो थी 1989 में मान के चलिए कि सेंटर में गवर्नमेंट एक कांग्रेस की गवर्नमेंट खत्म होकर एक VP सिंह की गवर्नमेंट आई थी। VP सिंह भी हमारे प्रधानमंत्री थे, और उन्हीं के साथ ये बीजेपी वाले जो सत्ता थी उनके सपोर्ट से वो एक इकाई कह सकते हो या संस्था कह सकते हो या बीजेपी के सपोर्ट से गवर्नमेंट बनी थी। तो वहाँ पर उसी वक्त जो है एक इस तरह का हादसा जो होता है, आपको मालूम है कि कंधार हाईजैक, कश्मीर के मुख्यमंत्री, कश्मीर के गृह मंत्री जो थे मुफ्ती साहब थे, और मुफ्ती साहब जो है बीजेपी के शहर से बने हुए थे, और बीजेपी ने उनको सपोर्ट देकर वहाँ पर गृह मंत्री बनवाया था। 2 अगस्त 1989 को वो मुख्यमंत्री गृह मंत्री बने, और 8 अगस्त 1989 को उनकी लड़की का अपहरण कर लिया गया, जिसके कारण जो है 105 आतंकवादियों को, खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, जो देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पर इस तरह का माहौल कर दिया गया कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करके किल करना और उनको पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। तो कांग्रेस जो है ये बदनाम करने का टाइम है कांग्रेस को, तो एक्चुअल गवर्नमेंट थी और एक्चुअल जो वहाँ के शासक थे, इस वक्त ये इस तरह का हाथ हुआ 1990 के आसपास, 89 और 90 में 3 लाख कश्मीरियों ने पलायन किया। उस वक्त यहाँ पर सेंटर की गवर्नमेंट थी VP सिंह की, और VP सिंह की गवर्नमेंट बीजेपी के सहयोग से चल रही थी,
और आज जो है ये वजह है कि अन्य पार्टी को बदनाम करते हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये ऐसा मसला है जिसमें सारे देश को, विपक्षों को, साधु संतों को, जनता को और अन्य लीडर्स को सबको एक साथ रहकर उनका वापस जो बसाना चाहिए। वहां पर उनकी जो जमीनें छीनी गई, वहां पर उनके घर उजाड़े गए, वहां पर उन लोगों को मारे गए, उन लोगों को वापस बसाना चाहिए। बाकी तो आपके साथ में पत्रकार साहब बैठे हैं, महोदय साहब बैठे हैं, ज्यादा डिटेल में आपको ये समझा सकते हैं और इनको ज्यादा नॉलेज होगी। कल्याण जी 19 जनवरी 1990 में कश्मीर में काला दिवस माना गया था, क्योंकि वो दिन था जिसमें कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया था मार मार के। और आपको याद होगा 1947 में जब कश्मीर आजाद हुआ था, जब हमारा भारत आजाद हुआ था, कश्मीर को भी आजादी दी गई थी, तो कश्मीर में जो मुस्लिम थे वो 77% थे और हिंदू केवल 20% थे। बिल्कुल। जब कश्मीर में ये पार्टीशन किया गया तब ये हाल है। दीपक जी आपसे हम पूछना चाहते हैं। जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप जो आंकड़े दे रहे हैं वो सही है और ये पार्टी वाला मसला है, क्योंकि अगर विपक्ष चाहता है तो उस वक्त भी आतंकवाद खत्म हो सकता था, मगर जो विपक्ष में पार्टी जिसमें आपके अडवाणी साहब है, अटल जी है या अन्य लोग बाग, वीपी सिंह जी है, मोरारजी देसाई है, बहुत सारे लोग बाग ऐसे थे जो विपक्ष में थे और विपक्ष में रहकर पक्षपात कर रहे थे। और जिस वक्त पलायन हुआ उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट थी और वीपी सिंह जी बीजेपी के सहयोग से बने हुए थे। इसलिए ऐसा नहीं है। जी दीपक जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आज भी कश्मीरी पंडित वहां पे जाते हुए डरता है कश्मीर में, हालांकि कश्मीर में अमन और चैन है, लेकिन दीपक जी आज भी वहां पे कश्मीरी पंडित या कोई भी वहां पे जाने के लिए, अपना पुनर्व्यास करने के लिए भी डरता है। तो कश्मीरी पंडित को कब मिलेगा न्याय, इसके बारे में दीपक जी बताएं आप कुछ। सर कुछ चीजें कड़वी हैं, अगर वो सत्य बोल दिया ना तो कल को आप अरेस्ट और मैं अरेस्ट हूँ। इस दुनिया में बोलो सर, ये चैनल है, अरेस्टमेंट की कुछ नहीं है। सुनिए सत्य बोलो सर। अरे नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ दिखाएंगे सर, कोई गलत नहीं दिखाएंगे। बोलिए आप, बोलिए सर। इस दुनिया में सत्य बोलना सबको बुरा लगता है। बोलिए आप, ठीक है ना। 1947 में तो किस आपका ऑडियो नहीं सही है दीपक जी, ऑडियो ठीक करें आप। काम है मुझे। जी बोले। अरे सर अभी कोई काम कर रहा हूँ। दीपक जी बोले। डिस्टर्ब हो रहा है जी। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, जी किस चीज पर हुआ था, इसका कोई जवाब दे सकता है? किस चीज में एग्रीमेंट हुआ था? कश्मीरी पंडितों का हल 1947 की आजादी में छुपा हुआ है। बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे कि बीजेपी उस टाइम नहीं थी 1947 में ना, भारतीय जनता पार्टी नहीं बैठी थी। जब देश आजाद हुआ था धर्म के आधार पर देश आजाद हुआ। बिल्कुल। जब देश को आजादी मिली ना, पाकिस्तान जो बना धर्म के आधार पर बना, सबसे बड़ी चीज। बिल्कुल सही है। जब धर्म के आधार पर धर्म के लोगों को धार्मिक जगह दे दी गई, फिर इस देश में कर क्या रहे थे वो इतने सालों से अभी तक? क्यों रुके वो? रुकने का रीजन क्या था? और उस टाइम पे मात्र, सुनिए, उस टाइम पे मात्र कितने परसेंट लोग थे? 20% हिंदू थे और 77% मुस्लिम थे कश्मीर में। नहीं कश्मीर नहीं, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, पूरे इंडिया में। अच्छा। मात्र 20%। जी। और आज कितने हैं? आज हिंदू की संख्या ज्यादा है सर, हिंदुओं की संख्या कुछ नहीं है। जी। 1947 का जनगणना उठा लीजिए,
जिस टाइम हिंदुस्तान में इस्लामिक लोग रहे, यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुसलमान रहे, और आज की डेट जी। उठा लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज, ठीक है, सारे काम, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं किसी पार्टी को कभी सपोर्ट भी नहीं करता। मेरी एक सबसे बड़ी बीमारी है कि मैं सरकार से लेकर विपक्ष तक को सबको खींचता हूं। जी जी। अब आप एक चीज बताइए, जब 1947 में देश धर्म के आधार पर आजाद हुआ, तो दूसरे धर्म के मेरे देश में कर क्या रहे थे? जी जी जी। मेरा हक क्यों मारा गया? मेरे हक सही को सवाल है। छीनने वाले कौन लोग थे? जी मेरे हक को छीनने वाले कौन लोग थे? दूसरा, आ गई कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडितों के साथ 1947 से और आज तक ये हाल है और रहेगा। उनको न्याय मिल ही नहीं रहा है। राजनेता सिर्फ लगता है इनका कनेक्शन टूट गया है। हाँ कल्याण जी, आप बताएं, कश्मीरी पंडित को न्याय कब मिलेगा? ये तो बेचारे न्याय के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन इनको न्याय मिल ही नहीं रहा है। आज भी कश्मीरी पंडित, इन लोगों को पार्ट में फंसा दिया गया है, कश्मीरी पंडितों को। राजनीति हो रही है और धारा 370 कर्म खत्म करने के बावजूद भी इतने महीनों बाद दीपक जी आ गए। कल्याण जी, दीपक जी आ गए, दीपक जी को बोलने दीजिए। हाँ दीपक जी बोले। सर, धारा 370 न हटी थी न हटी है आज भी। जी जी। उसके सिर्फ आर्टिकल चेंज किए गए हैं, सिर्फ आर्टिकल चेंज किए गए हैं। 370 के सिर्फ 8। सुनिए सर, कड़वा है, थोड़ा सत्य सुनिए। 370 लगाई किस वजह से थी? क्या सुविधा दी गई थी कि आप उधर से भी सुविधा उठाइए और हमारे यहाँ से भी सुविधा उठाइए? क्यों भाई? जब जिस देश में रहते हो आप, उस देश की सुविधा लेने के बाद दूसरे मतलब वहां की लड़की अगर यहाँ से ना मतलब हिंदुस्तान से, एक तरह से सिंपल सा लॉजिक था उसमें कि अगर कश्मीर की लड़की हिंदुस्तान के आदमी से शादी करती है, लड़के से, तो उसके सारे वैधानिक जो हक हैं वो कश्मीर से कट जाएंगे। क्यों भाई? वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, क्यों कट जाएंगे? दूसरा, हुर्रियत को पैसा कौन देता था? क्यों पैसा जाता था हुर्रियत को? क्यों तनख्वाह दी जाती थी हुर्रियत को? क्यों उनको राजा महाराजाओं की तरह हम दिल्ली बुलाया करते थे? जी जी। कौन है वो हुर्रियत के जो नेता थे? वो कौन थे हमारे लिए? कोई मसीहा थे? कोई हमारे देश के बहुत बड़े लीडर थे? वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाले लोग थे, लीड कर रहे थे। सही कहा आपने। हैं? उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 70 साल में सरकारें बदलती रही, कांग्रेस बीजेपी अब 10 साल से अब तक आई है, 15वीं साल अब स्टार्ट हुई है 15 के लिए, ठीक है। उससे पहले 5 साल अटल बिहारी जी रहे, उससे पहले तो साहब थी तो कांग्रेस से सपोर्टेड सरकारें। क्या किया 65 साल में? चलिए हम 75 साल अब तक की जोड़ लेते हैं। सरकारों ने किया क्या कश्मीरी पंडितों के लिए? सिर्फ ऑर्डिनेंस पास हुए, वो ऑर्डिनेंस पास हुए विधानसभा में दिखाने के लिए, साहब देखो हमने कश्मीरी पंडितों के लिए इतना भला कर दिया कि हमने पूरे अपने मतलब दिल में से अपना दिल निकाल के कश्मीरी पंडितों के पैरों के नीचे न्यौछावर कर दिया, लेकिन वो डस्टबिन में फेंक दिए गए ऑर्डिनेंस। क्यों नहीं उनको कभी भी जमीन पर लाया गया? दीपक जी, कश्मीरी पंडितों को पुनर्निवास के लिए एक योजना निकाली थी प्रधानमंत्री जी ने, जिसमें 6,000 सिटी बनाएंगे, जिसमें कश्मीरी पंडित 6,000 को वहां पे पुनर्वास करने के लिए एक नौकरी निकाली थी, जिसमें केवल 3,800 ही कश्मीरी पंडित बसे। बाकी कश्मीरी पंडित कोई वहां पे गया ही नहीं। ये तो जाना भी नहीं चाहते हैं बहुत ही तो, क्योंकि आज भी अब आप बहुत कश्मीर के ऊपर सबसे बड़ी चीज रियलिटी भी दिखा दी गई है, कितनी फिल्में बन चुकी हैं, रियलिटी समझने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी चीज क्या है? आप
फोर्स के अंडर इस देश में एक राज्य हमारा ऐसा है जो कि मिलिट्री के वजह से हमें मतलब मिलिट्री हमारी रख रही है उस राज्य को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमें सोचना चाहिए कि 70 साल में हमने क्या अपने देश को कहां हम लेके गए। कहीं कुछ नहीं किया हमने 70 साल में। जब एक राज्य को अगर हमारी फोर्स सुरक्षित रख सकती है तो इसका मतलब हमने कहीं भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि देश 75 साल की आजादी हो गई और हमने किसी एक नागरिक को ढंग से उसकी सुरक्षा की हो। जी अगर फोर्स के हवाले अगर एक राज्य रहता है तो आप समझिए कि हमारा दुर्भाग्य है ये। जी दीपक जी। क्यों नहीं? वो आजाद हुआ नहीं हुआ ना, फिर वो तो आज भी गुलाम था और 47 से पहले भी गुलाम था। जी पहले अंग्रेजों का गुलाम, मुगलों का गुलाम रहा देश। अब जी जो खादी पहनते हैं उनका गुलाम है। उसका सही कह रीजन रहे है हैं। ये सिर्फ आएंगे, सत्ता में बैठेंगे, गद्दियों पर बैठेंगे, विधानसभा में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, शाम को बैठ के एक साथ चाय पिएंगे, जनता को बेवकूफ बनाएंगे और कश्मीरी पंडितों के लिए कभी भी आवाज नहीं बनेंगे ये, क्योंकि इनका मुद्दा खत्म हो जाएगा। जैसे राम मंदिर बना यूपी में, राम मंदिर बनने जी के जी बाद मुद्दा खत्म हो गया राम मंदिर का। अब उसमें भी देखो ताज्जुब के भारतीय जनता पार्टी के समय में बन गया तो भारतीय जनता पार्टी करिए साहब हमने बनवा दिया, जी कांग्रेस जी पार्टी जी करिए कि हमने ताला खुलवा दिया। भाई ताला खुलवा दिया, इतने साल हो गए, आप भी बना सकते थे, ऑर्डिनेंस लाके भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें भी जी पता जी थी कि जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर कश्मीरी पंडित वहां पर निवास करने लग गए तो आप समझते हो कश्मीर का मुद्दा खत्म हो जाएगा। जो कश्मीर खत्म के हो नाम जाएगा। से फंड इशू होते हैं, पंडितों के नाम से फंड इशू होते हैं, उस पैसे का भ्रष्टाचार गबन कैसे होगा? जी जी वो चाहे कोई भी पार्टी हो, सबका यही फार्मूला है। फारूक अब्दुल्ला जी ने क्या किया? इतने साल मुख्यमंत्री रहे, सबने रबड़ी खाई, देश का पट्टाधार किया, आम जनता को पिसने के लिए छोड़ दिया, और इसके सिवाय कश्मीरी पंडित हो या कोई और हो, कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए, आप खाली कश्मीरी पंडित मत देखिए, अभी अगर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां आपको हिंदुओं की जनसंख्या 100 में 1 मिलेगी, 99 इस्लामिक लोग होंगे। आज खाली भी वहां कश्मीरी पे नहीं आए। आज भी इस्लाम को मानने वाले जनसंख्या वहां पे 85% है। और अच्छा, एक चीज और देखिए, देश आजाद हो गया, देश में रहेंगे साहब, देश में इंडिया में इसलिए रहे कि हमें देश से मोहब्बत है, जी जी देश में रहे इसलिए कि हमें देश से मोहब्बत है, भारत से। जी जी तो फिर भारत के संविधान के हिसाब से क्यों नहीं चलते ये लोग? भारत का संविधान 1950 में जब आया उसके बाद ये पर्सनल लॉ बोर्ड और ये इस्लामिक ये क्यों रहे? हिंदुओं के ये सारे क्यों खत्म किए गए? तो फिर ये बताइए, हिंदुस्तान किसके लिए था? इस्लामिक लोगों के लिए, क्योंकि सारे अधिकार उनको दे रखे हैं आपने। बताइए ना, ये अधिकार किसने दिए थे? जी जी ये अधिकार जो पर्सनल लॉ बोर्ड, फलाने लॉ बोर्ड, ये क्यों हुए पैदा, या इस्लामिक चीजें क्यों हुई? संविधान तो जी सबके लिए था ना, संविधान सबके लिए एक है। अगर मैंने मर्डर किया है तो मुझे भी फांसी होगी, इस्लामिक मतलब मोहम्मदन ने किए उसे भी, सिख ने किए उसे भी, लेकिन 3 तलाक हमारा चलेगा, पर्सनल लॉ बोर्ड हमारा चलेगा, शरीयत हमारी चलेगी। क्यों चलेगी? मदरसे हमारे चलेंगे, गुरुकुल बंद होंगे, क्यों होंगे? जी जी इस पर भी कश्मीरी पंडितों का मुद्दा इसी में छुपा हुआ है। इस पे आप ज्यादा अपने प्रकाश देश डाल में सकते हैं कांग्रेस के जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, कल्याण जी, इस पे ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। कल्याण जी आप बताएं। अपने देश में रह करके अपनी खुद की आजादी सांस लेने के लिए भी आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन उन्हें जरूरत जी नहीं है जी सांस लेने के लिए। जी 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 कल्याण जी बोले आप, कल्याण जी बताएं। देखिए देखिए पत्रकार महोदय बोल सत्य बोलते हैं। आप ये देखिए कि जब 2014 के बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट है, चलो मानते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस के पास उस वक्त था क्या करने के लिए? आप ये जैसा कि आप कह रहे हो, और जैसा इतिहास कहता है कि हम जो है पहले मुगलों के गुलाम रहे, बाद में अंग्रेजों के गुलाम रहे,
तो इंडिया में उस वक्त था क्या? इंडिया में जब कांग्रेस सत्ता में आई या कांग्रेस ने सत्ता संभाली तो उस वक्त चारों तरफ अराजकता थी। आप इस चीज को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर सुई बनाने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं था। तो कांग्रेस ने तो 70 साल में वो दे दिया जिसको आप बोल रहे हो। सर इस चीज को नहीं कहिएगा कि सुई बनाने के लिए कुछ नहीं था। हिंदुस्तान ने अगर सुई बनाने के लिए नहीं था तो 65 करोड़ कैसे बानवे दे दिए थे पाकिस्तान बनाने के लिए? किसने दिया था 65 करोड़? देखिए इसके लिए आप थोड़ा सा और स्टडी कीजिए। 65 करोड़ उस वक्त जो एक एग्रीमेंट हुआ था उसके आधार पर दिया गया था। क्यों? वो भी 65 करोड़ कहां से आ गए? 65 करोड़ कहां से आ गए थे फिर? हिंदुस्तान पर 65 करोड़ एग्रीमेंट के सुनिए महोदय, ये सिर्फ देश का मुद्दा है। ये कांग्रेस बीजेपी का नहीं है या मेरा और आपका नहीं है, ये देश का मुद्दा है। हमारे साथ जो खिलवाड़ किया गया इतिहास में बहुत तगड़ा किया गया है। अगर कभी आप फुर्सत हो, क्योंकि देखिए आप भी जानते हो कि यहाँ पर एक सीमित समय होता है, कभी आप पर्सनल आइए मेरे साथ या मैं आता हूँ आपके पास जयपुर और मैं आपको वो तथ्य दिखाऊंगा, वो चीजें दिखाऊंगा कि देख के शॉक्ड हो जाएंगे। हमारे साथ पूरा इतिहास मोड़ा गया। क्या कौन कहता है कि देश में कुछ नहीं था? अगर कुछ नहीं था तो अंग्रेजों ने क्या किया इस देश में 200 साल? अगर कुछ नहीं था 800 साल मुगलों ने क्या किया? इतना सोना चांदी इस देश से लूटा। देखिए कहना बहुत आसान होता है, किसी भी आदमी से आर्गुमेंट करना या आक्षेप लगाना बहुत इजी होता है। आज मैं कह सकता हूँ कि आपने 5 आतंकवादियों को क्यों छोड़ दिया? जो खूंखार आतंकवादी थे 2014 के बाद में बीजेपी गवर्नमेंट ने क्यों छोड़ दिया और उनको कंधार ले जाकर छोड़ कर आए? तो ये कहने को तो बहुत इजी है, मगर उस वक्त की परिस्थितियां देखनी पड़ती है कि उस वक्त क्या था, आपके पास क्या था, क्यों था, आप उस वक्त क्या कर सकते थे। आप चाइना ने बॉर्डर दबा ली, आपके पास क्या था उस वक्त लड़ने के लिए? एग्रीमेंट करने के लिए या आप सरेंडर करने के लिए आपका कुछ नहीं था। आज आप लड़ सकते हो तो 70 साल में वो बना दिया। सर 71 में हम भी लाहौर घुस गए थे, लेकिन लाहौर से हम वापस आ गए थे फिर डर किसी रीजन से। क्यों आए थे फिर 71 में हम? ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके बारे में शायद हम लोग 71 में जब 90,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर कर दिया था, फिर क्यों छोड़ा? जैसे उन्होंने अगर आज पीओके दबा रखा है तो क्यों नहीं हमने लाहौर दबा के रखा अपने पास? क्यों नहीं जब एग्रीमेंट किया गया, जब एग्रीमेंट क्यों नहीं किया गया कि जब तक पीओके नहीं छोड़ोगे हम लाहौर नहीं छोड़ेंगे? जब तो आपके हाथ में थी ना सारी चीजें। जब तो सर इंटरनेशनल लॉ, अब आप आ गए इंटरनेशनल। सर यही बस एक ही फार्मूला है लोगों पर, इंटरनेशनल। हमारे देश का सुनिए सर, हमारे देश का मुद्दा, हमारे लोगों का मुद्दा, इंटरनेशनल क्या करेगा इसमें? इंटरनेशनल हो जाएगा। आप कश्मीर पीओके आप अगर ये कर सकते हो तो पीओके कर लो। देखिए अब पीओके तो आपका है ना, पाकिस्तान पीओके कर लो। 4 साल में क्या हुआ पीओके का? कल्याण जी पीओके हमारा है, हमारा रहेगा। पीओके सुनिए महोदय, अब सुनिए सर कल्याण सर, अब मैं आपको बता दूं, ज्यादा देर नहीं है, बहुत जल्द कुछ साल का इंतजार कीजिए सर, कुछ साल का इंतजार कीजिए। पीओके आपके भारत का हिस्सा कहलाने लग जाएगा बहुत जल्दी, टेंशन ना लीजिए। हाँ पीओके वो पहले भी था। सुनिए सब सर एक चीज सबसे बड़ी चीज, अरे सर सबसे बड़ी चीज समझिएगा कि कश्मीरी पंडितों का मुद्दा अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी दूर कर देगी तो उसकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, कश्मीर से मुद्दा खत्म हो जाएगा। कश्मीरी पंडितों को ऐसे ही बेवकूफ बनाया गया और बनाया जाएगा। आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जो आप जो कह रहे हो धारा 370 में जो अमेंडमेंट किया गया है, ये भी एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि कश्मीर में मिनरल्स निकलते हैं, वहाँ पे खनिज निकलते हैं, और वहाँ पर यह है कि आपने कहते कश्मीर में 370 हटा दिया, प्रोपोगंडा कर दिया, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सर अब उसका भी मैं आपको फार्मूला, सुनिए, ये चीज मुझे सोशल मीडिया पर नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ, सुन लीजिए। अगर आप आज वो आर्टिकलों में फर्क किया है ना, तो कम से कम हिंदुस्तान के उद्योगपति उस जगह को यूज कर पाएंगे, अन्यथा आतंकवादी ही यूज कर रहे थे उसे। कम से कम से तो हम बच रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, अच्छा सर एक चीज बताइए, देश की रीढ़ की हड्डी होता कौन है? आप मुझे बताइए, देश की रीढ़ की हड्डी मानते हैं उद्योगपति होते हैं।
उद्योगपति देश के रीढ़ की हड्डी अगर होती है। अच्छा, तो अपने देश के सर अपने देश के उद्योगपति अपने देश में अगर इन्वेस्ट करते हैं किसी भी राज्य में, गलत है या बुरा है? उस राज्य की इकोनॉमी बढ़ेगी या घटेगी? नहीं, देखिए, इन्वेस्टमेंट करने से इकोनॉमी बढ़ती है, बाकी शोषण करके तो उसके करें ना। आज के पोजीशन में ये हो रहा है सर मैं सुनिए, मैं 15 दिन अभी कश्मीर होके आया हूँ, 2 महीने पहले ही। ठीक है सर, और मैंने चुनाव से पहले मैं कश्मीर में ही था, जिस टाइम वोटिंग हो रही थी ना, चौथे चरण की वोटिंग के टाइम पे मैं वहीं पे था जी। मैंने लोगों से वहां पे जाना, तो कुछ लोगों का तो कहना है जो इस देश से प्यार करते हैं, उन लोगों का तो कहना है कि सर बहुत अच्छा हुआ, कम से कम अब टूरिज्म बढ़ रहा है, लोगों को जो डर था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। समय लगा, लेकिन और आने वाले समय में परिवर्तन आएगा। लेकिन कुछ लोगों का क्या कहना था, सर हमारा हक मारा गया है, हमारी आजादी को छीना गया है, क्योंकि हमारे लोग, उनका शब्द था कि हमारे लोग नौकरी में सबसे पहले लगते थे, बाहर के लोग 10% 2% आते थे, 98% हमारे लगते थे जाके। जी। अब आप सुनिए, 98% आपके लोग लगते थे, उसके बाद आतंकवाद भी आप ही पालते थे, लोगों को शरण भी आप ही देते थे। अब बाहर से जो लोग आ रहे हैं 20%, 30%, 40% आने लग गए, 50% आने लग गए, 50% आप में से लिए जा रहे हैं। अब आपका जो गठबंधन था, मतलब आप जिनको सपोर्ट करते थे उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहे आप, तो आपको दिक्कत हो रही है। अच्छा, कुछ लोगों से हमने वहां पे पूछा कि सर जब 370 हटी उसके बाद और अब में कितना फर्क है, तो वो लोग कहते हैं कि सर बहुत जमीन आसमान का फर्क आया है। आज हम गर्व से और चौड़े सीने से कह सकते हैं कि हम आई एम इंडियन। जी। पहले अगर हमने इंडियन शब्द बोल दिया तो कनपटी तो यहाँ लग जाती थी। उसका रीजन है वीडियो है सर, कहोगे वीडियो दिखा देंगे। आप जवान आदमी से मिले होंगे जो 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के होंगे। सर मैं 60 और 70 साल के लोगों की बात कर रहा हूँ, 15-20 साल के बच्चों की नहीं। और सुनिए सर सुनिए, जवान और बूढ़े में कोई कुछ नहीं है सर। सुनिए, जो यंग जनरेशन है वो आने वाले समय को संभालेगी, बुजुर्ग लोग नहीं संभालेंगे देश को। देखिए, आज मेरी 45, सुनिए सर अब 1 मिनट सुनिए, आप यंग जनरेशन और बुजुर्ग पर मत जाइए। आज मेरी 43 साल की उम्र हो गई, अब आने वाले समय में मेरा बेटा संभालेगा मेरे बिजनेस को, मैं बुढ़ापे की तरफ उसकी तरफ चला जाऊंगा। तो सुनिए, तो जो उसके अनुभव होंगे सर, उसके जो अनुभव होंगे वो देश को आगे ले जाएगा, ना कि बुजुर्गों के अनुभव इतने। अब आप ये देखिए जो आपकी बुजुर्ग, सुनिए, बुजुर्ग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे, आज के युवा कंप्यूटर चलाना जानते हैं। तो ये मत कहिए कि युवा और बुजुर्गों का मैटर, इसमें युवा बुजुर्ग नहीं है। कश्मीरी पंडितों के साथ कभी भी किसी भी सरकार ने ना न्याय किया। भारतीय जनता पार्टी का भी एक फार्मूला था कि उन्होंने कहा कि हम एक सिटी बना के देंगे, उसकी सुरक्षा व्यवस्था हमारी होगी और उसमें जाकर के इन लोगों को बसाएंगे, जम्मू के अंदर एक कॉलोनी बनाएंगे और उसमें इनको बसाएंगे। आज तक वो कॉलोनी का कोई अता पता नहीं है, 15 साल होने वाले हैं, लेकिन कोई, मतलब 11 साल चालू हो गए 11 में, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं है। 10 साल बीत चुके, कोई अता पता नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज आ जाइए, 10 साल तो इन्होंने बिता दिए अपने, 10 साल इन्होंने बिता दिए। हम ये कह रहे हैं चलिए, जब देश आजाद हुआ उसके 10 साल, 15 साल, 20 साल तक हमारे देश में कुछ नहीं था, हम मांग मांग के रोटियां खा रहे थे 20 साल से। 20 साल बाद हम ऐसे सक्षम हो गए कि हम पे सब कुछ उपलब्ध हो गया। तो 40 साल में क्या हुआ, उस 40 साल में क्या हुआ, जी सोचने वाली चीजें है ना। तो 40 साल में क्या हुआ, अब 40 साल में 20 साल, चलिए सर 20 साल में हम 20 साल और हटा देते हैं एप्लीमेंट में कि कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नई चीजें लाने के लिए। उन 20 सालों में क्या हुआ, ये सिर्फ राजनीतिक फंडे हैं सर, इसके सिवा कुछ नहीं है। कश्मीरी पंडितों का न पहले भला हुआ ना आज भला होगा, और ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ती रहेंगी। वो होता है ना नारियल, क्या ये नारियल तुम फोड़ दो, ये नारियल तुम फोड़ दो, इसके सिवा कुछ नहीं है राजनीतिक पार्टियों पर। आपको इंडस्ट्रीज है, हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, ये ऐसे बन जाते हैं एक दिन में। 40 साल में क्या किया आपने, कह दिया कह सकते हो आप। सुनिए आप सुन लीजिए। अच्छा एक मिनट सर, 1947 में, अरे सर आपने 60 साल बहुत किया है, मुझे पता है,
कांग्रेस का भी पता है, 10 साल की बीजेपी का भी राज पता है, बीजेपी शासन में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हुआ, सबकी हिस्ट्री पता है, टू जेड। 75 साल की उम्र, बेशक 43 की है, लेकिन हिस्ट्री मेरे पे 75 साल की है। अंग्रेज थे यहाँ पे 200 साल, उन्होंने अरे सर एक मिनट सर, अंग्रेज 200 साल रहे यहाँ पर, रहे ना, मानते हैं इस चीज को? जी जी जी, ठीक है, इतिहास ही पढ़ाया गया कि 200 साल अंग्रेज रहे। उन्होंने ट्रेनें बिछाई या नहीं बनाई? बंदरगाह अंग्रेजों ने बनाए या नहीं बनाए? वो उखाड़ के ले गए थे किसी चीज को, कितने परसेंट किसी चीज को उखाड़ के ले गए यहाँ से? अरे सर बीजेपी, अरे कांग्रेस बीजेपी नहीं बोल रहा हूं मैं सर कांग्रेस बीजेपी कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अंग्रेजों ने 200 साल या रेलवे लाइन बिछाई, रोड बिछाए, और जो बंदरगाह बनाए, एयरपोर्ट बनाए, जो अपनी सुविधा के लिए उन्होंने जो चीजें यूज की, क्या जब जाते हुए लेके गए किसी चीज को साथ में? सारे उन्होंने बना देते क्या? सारे बना देते क्या उन्होंने? कितने बने हुए आज इंडिया में? मतलब रेलवे लाइन वगैरह ये सारी चीजें फाड़ के ले गए थे। कितने बनाए उन्होंने? अंग्रेजों ने कोई बनाया जिनको उनको आवश्यकता। सर आप सुन लीजिए, अंग्रेजों ने जुड़ चुके हैं। एक बार ब्रह्मदत्त जी से भी पूछ लेते हैं कि कश्मीरी पंडित पे क्या होना चाहिए। ब्रह्मदत्त जी, आपका स्वागत है वापस जुड़ने का। ब्रह्मदत्त जी, आप ये बताएं कि कश्मीरी पंडित को कब न्याय मिलेगा? ब्रह्मदत्त जी बताएं। जी देश आजाद होने से लेकर आज तक तो अभी न्याय उनको मिला नहीं है मेरी दृष्टि में जी। और अभी बहुत सारे अलग अलग प्रांतों में रह रहे हैं कश्मीरी पंडित। 4 लाख लोगों ने पलायन किया था वहां से जी। और वो लोग कुछ अभी दिल्ली में कैंपों में रह रहे हैं, शरणार्थी हैं। जी जी। शरणार्थी के भांति अपने देश के निवासी और अपने देश के मूल निवासी अगर शरणार्थी की भांति घुसपैठियों की भांति रह रहे हैं, बताओ ये दशा है उनकी। और किसी भी सरकार को उनके ऊपर जरा सी भी तो दया नहीं आ रही है कि भाई कम से कम वो यहाँ के नागरिक है ना सर, वो कश्मीरी पंडित है, रोहिल्ला नहीं है। अगर रोहिल्ला होते तो उनके राशन कार्ड भी बन गए होते, आधार कार्ड भी बन गए होते, उन्हें सारी सुविधाएं भी मिल गई होती। जी जी। इसलिए माननीय सरकार को भी ये करना चाहिए कि माननीय न्यायालय के जो रिटायर जज हैं उनके द्वारा एक 13 सदस्य समिति बनाई जाए और वो समिति जाकर के वहाँ पूरी तरह से पुनः निरीक्षण करेगी और देखेगी कि यहाँ के जो कश्मीरी पंडितों की जो पूर्वजों की या उनकी जमीनें हैं, उनके नाम थी, वो कहाँ कहाँ है, कौन कौन कब्जाए हुए हैं। पहली बात तो ये जरूरी है। ऐसा भी लगता है कि वहाँ उनको जगह जमीन जाके भी बैठे हैं तो उसका भी जांच होना चाहिए कि वो लोग वहाँ बैठे हैं, उसकी पूरी पुनर्जांच होनी चाहिए। और जब वो समिति बनेगी तो वो पूरी तरह से देखेगी कि इनका मूल अधिकार का हनन किया गया है, इस तरह ज्यादती उनके साथ हुई है, तो उसके बाद जो है सरकार उनकी पुनर्स्थापना की जो है व्यवस्था करे, उनको जो है विस्थापित करे। और वहाँ जो है उनके लिए ये नहीं कि अगर सरकार ये कहती थी कि अल्पसंख्यक है, ज्यादती हो रही है, बहुसंख्यक है। जब कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू थे तो वहाँ के लिए सरकार ने, पूर्व की सरकार ने ये भी नहीं सोचा ये अल्पसंख्यक है, इनकी रक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए और मदद की गई है। उन लोगों की उल्टी मदद की गई है जो विरोध कर रहे थे, मारकाट कर रहे थे कि नहीं ये अल्पसंख्यक है, ये बहुसंख्यक, ये अल्पसंख्यक है। उनको भी फिर भी वो बहुसंख्यक होते हुए अल्पसंख्यक मान रही सर, तो ये भी बहुत कमी हुई है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो इस तरह की ज्यादती की जा रही है, चलो पर्यटन को बढ़ावा दिया है या कुछ दिया है, अच्छी बात है। धारा 370 हटाई गई है। धारा 370 हटाने का तात्पर्य है कि आप जो है अब वहाँ का कोई नागरिक अगर वहाँ कोई जमीन खरीद सकता है, वो मकान बना सकता है। इससे पूर्व ऐसा नहीं थे। डॉक्टर करण सिंह, राजा करण सिंह जो थे, वो क्या नाम है उनका, वो जो राजा थे वहाँ के, तो उस वक्त इन्होंने कंप्रोमाइज करके और उनसे जो है एग्रीमेंट करा दिया। ये हिस्सा जो है अभी हाँ जी, उसको रियासत के ही रूप में रहने दिया जाए और तमाम भारत के जितने राज्य रियासत थी सभी रियासतों को हटा दिया गया, लोकतांत्रिक देश बनाया गया
लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी त्रुटि थी सरकार ने, उन लोगों ने जो केवल एक राजपट को ही केवल जो है रियासत में रखा गया है और लोकतंत्र से नहीं जोड़ा। ये भी पूर्व के लोगों की भूल है, बहुत बड़ी भूल है। और हो सकता है कि या तो उन्होंने कुछ दिमाग में उनका कोई साजिशन चल रही थी, और जब पटेल जी जब तैयार हुए उस बारे में तो इन्होंने जो है उस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा इसको भी विलीन करना चाहिए, संपूर्ण भारत है। तो इन लोगों ने जी जी उसको एक नासूर बना के रखा है ताकि नासूर बना रहे और पाकिस्तान से घुसपैठ होती रहे। जी जब जी कभी भी भारत के अंदर इतने जहाँ भी आतंक हुए हैं रास्ता उनका वहीं से था, अधिकतर वही वहीं है। से निकले हैं। और वो उनका रास्ता था, वो जानते थे कि वहां से आके लोग हिंदुओं को हिंदुस्तान में मारेंगे तो उनको आने का रास्ता भी चाहिए। बहुत बड़ी गहरी जी सोच जी थी और उन लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत वहाँ एक जो है का गेट बना रखा था जम्मू कश्मीर को। जी जी इतने अभी हजारों हमारे फौजी मारे गए हैं अभी भी उसकी सुरक्षा और रक्षा में, और उस पर क्या अभी समस्त भारतवासियों की नजर नहीं जाती कि वो लोग जो है हमारे इतने जवान मारे जा रहे हैं। अभी भी वो ऐसा नहीं है कि वो घुसपैठ बंद हो गई, अभी घुसपैठ जारी है। उनका ये घुसपैठ था वही कि है। किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की संख्या बढ़ने ना दो, जितने आते हैं उनको जी मारो। जी उनका एक मूल लक्ष्य यही है। और तमाम भारत इसीलिए के तो अंदर भी कश्मीरी पंडित जाते हुए वहां डर रहा है, अपनी हाँ जमीनें वो छोड़ के ही वहां बैठा हुआ है, नहीं जा रहा जी है। जी उनको विश्वास हो गया। उन्होंने बहुत बड़ी यातनाएं और घटनाएं देखी हैं। जब भारत के कोई भी सदस्य उन्होंने अगर ये घटना देखी होती, ये यातनाएं समझी होती, मैं 45 साल से आवाज उठा रहा हूँ और अभी जी तक लोगों की कान में, इन नेताओं की कान में नहीं रेंग रही है। और माननीय सरकार से भी, हमारा वर्तमान सरकार से भी निवेदन है कि जो इस तरह की ज्यादती वहाँ के लोगों के साथ रही है, ये होती है, सख्त शासन कानून बनाए जाए जो वहाँ के लोगों को उकसाते हैं, घुसपैठ करते हैं, तो वहाँ पे गेट बनाते हैं और इस तरह वो वहाँ रह करके और वो फिर जो है पूरा शेड्यूल तैयार करते हैं कि कैसे घटना करनी है, किस आज किसको मारना है। उनका निशाना होता है, वो पहले तयशुदा होता है। जब वहां से घुसपैठ होती है तो वो जी जी तयशुदा बातें होती हैं कि आज कहाँ जाकर तुमने हमला करना है, तो वो सीधा पाकिस्तान से निर्देश मिलता है इन लोगों के लिए और फिर वो वहां आके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अभी जो है वहाँ अमन चैन, अभी शांति इतनी नहीं है जो हो सकता है सरकार के दिमाग में है और अन्य लोगों के दिमाग में भी है। ऐसा मेरे को कुछ लग नहीं रहा है। हाँ, इतना जब है कि यहाँ से जा करके भारत ये लोग एक जी चीज मैं बता दूं आप लोगों को, उनकी आवाज वो हाँ बोलिए बोलिए। डिस्टर्ब चले गए हमारे नेटवर्क की वजह से। जम्मू जी बोलिए कश्मीर बोलिए। में जब से 370 जो आर्टिकलों में डिफेंस किया गया है, वहां के उनके युवाओं को जब से रोजगार मिलने के लिए रास्ते खुले हैं, वहां का युवा जी पत्थरबाजी छोड़ करके रोजगार की तरफ अपने परिवार को संभालने के लिए चलने लगा है। लेकिन आज 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 भी उनके कुछ हाथों लोग, में लैपटॉप है, पत्थर की जगह लैपटॉप हाँ, है। अच्छा अब थोड़ा ये सा चीजें पाकिस्तान को खड़क रही हैं। जी 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 पहले जी पहले ब्रह्मदत्त जो जी है बोले। वो पहले वहाँ जवानों को लात मार मार के और ऐसी दशा करते थे, कोई बोल नहीं पाता था। जी जी जब अब उनकी सरकार में इतना था और जब आमलेसन और कोई हथियार कोई खरीदने की बात आती थी तो ये लोग जो है अपना घोटाला करके जगह जगह दीवालों में भर रहे थे। और जी आज जब सरकार कुछ आमलेसन लाती है तो राहुल जी पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं इन चीजों को खरीदने की क्या जरूरत है। ये तो बोला जो है यहाँ तो जो है मोहब्बत की दुकान खोल करके और दिखा रहे हैं उस बाजार को कि हमारा बाजार इतना लंबा चौड़ा है, पर देश में कम से कम दुश्मन तुम्हारे ऊपर वार करने आ रहा है तो अपनी सुरक्षा के लिए हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हिंदू के घर में जी एक लाठी नहीं गई और मुसलमानों के घरों में देख रहे हैं AK-47 है, जगह जगह दबी हुई है, गाड़ रखी है, समय आने पर भी प्रयोग करते हैं। और ऐसे घर घरों में जांच होनी चाहिए वहाँ कौन कौन कितना एम्बुलेंस लेके रखे हैं।
और वहाँ जो है इस तरह सरकार को एक जो है निरीक्षण समिति बनानी चाहिए। अलग से रक्षा मंत्रालय की ओर से भी निवेदन है कि वो ऐसे घर घरों की चेकिंग करें और वहाँ के सारे लोगों की जांच करें कि कौन कौन लोग आते हैं। आमलेसन एकदम आतंकवादी नहीं लाते हैं, वो पहले से सेट उनके गोदाम ठसाठस और अभी ये जानने की बस जरूरत है। तो बस इसलिए आज देश प्रमोद जी, टाइम हमारे पास इतना ही था, समय बहुत ज्यादा हो चुका है। जी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जी जी जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी। जय हिंद, राधे जय राधे, भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।